मोती। एक बार की बात है, मोती नाम का एक युवक था जो बहुत बड़ा और ताकतवर था, लेकिन सबसे अनाड़ी प्राणी जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। वो इतना अनाड़ी था कि वो हमेशा अपने बड़े पैरों को मीठे दूध या दही के कटोरे में डालता रहता था, जिसे उसकी माँ ठंडा करने के लिए फर्श पर रखती थी। हमेशा उसे तोड़ता पटकता, उल्टा तोड़ता। आखिरकार उसके पिता ने उससे कहा, ये लो मोती, 50 चांदी के सिक्के हैं जो वर्षों की बचत है। इन्हें ले लो और जाओ और अपना जीवन यापन करो, यदि कर सको तो अपना भाग्य बनाओ। फिर मोती एक वसंत ऋतु की सुबह अपनी मोटी लाठी को कंधे पर लटकाए खुशी से गीत गाते हुए चल पड़ा। किसी तरह से वह बहुत अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन एक गर्म शाम तक वह एक निश्चित शहर में पहुंचा, जहां उसने रात बिताने के लिए यात्रियों की सराय या सराय में प्रवेश किया। अब एक सराय, जैसा कि आप जानते ही होंगे, आमतौर पर एक बड़ा वर्ग होता है जो एक ऊंची दीवार से घिरा होता है, जिसके अंदर चारों तरफ एक खुला स्तंभ होता है, जिसमें मनुष्य और जानवर दोनों रह सकते हैं, और शायद कोनों में टावरों में कुछ कमरे होते हैं उन लोगों के लिए जो बहुत अमीर या बहुत घमंडी होते हैं और अपने ऊंटों और घोड़ों के साथ सोने की परवाह नहीं करते। मोती बेशक एक देहाती लड़का था और उसने अपना सारा जीवन मवेशियों के साथ बिताया था, और वो अमीर नहीं था और उसे घमंड भी नहीं था। इसलिए उसने सराय के मालिक से एक बिस्तर उधार लिया, उसे एक बूढ़ी भैंस के पास रख दिया जो उसे घर की याद दिलाती थी, और 5 मिनट में गहरी नींद में सो गया। आधी रात को वह जाग गया। उसे लगा कि वह मोती ने कहा, मैं अपने आप को बहुत परेशान महसूस कर रहा था, और तकिए के नीचे हाथ डालकर उसने देखा कि उसके पैसों का थैला चोरी हो गया है। वह चुपचाप उठा और इधर उधर देखने लगा कि कोई जाग रहा है या नहीं, लेकिन हालांकि वह कुछ लोगों और जानवरों को गिराकर उन्हें जगाने में कामयाब रहा, लेकिन वह पूरी सराय के चारों ओर मेहराबों की छाया में घूमता रहा, लेकिन उसे कोई संभावित चोर नहीं मिला। वो बस उसे छोड़ने ही वाला था कि उसने 2 लोगों को फुसफुसाते हुए सुना, और एक धीरे से हंसा, और एक खंभे के पीछे झांककर उसने देखा कि 2 अफगान घोड़े व्यापारी उसके पैसों का थैला गिन रहे थे। फिर मोती वापस बिस्तर पर चला गया। सुबह होते ही मोती उन दोनों अफगानों के पीछे पीछे शहर के बाहर घोड़ों के बाजार में गया, जहां उनके घोड़े बिक रहे थे। उनमें से सबसे अच्छा दिखने वाला घोड़ा चुनकर वो उसके पास गया और बोला, क्या ये घोड़ा बिकाऊ है? क्या मैं इसे आजमा सकता हूँ? और व्यापारियों की सहमति से वह घोड़े की पीठ पर चढ़ गया, अपनी एड़ियां जमाईं और वे उड़ चले। मोती ने अपने जीवन में कभी घोड़े पर सवारी नहीं की थी, और उसे दोनों हाथों और दोनों पैरों से इतना पकड़ना पड़ा कि वह जहां चाहता था वहां चला गया, और बहुत जल्दी ही गर्दन तोड़कर सरपट दौड़ने लगा और सीधे सराय की ओर भागा, जहां उसने पिछली कुछ रातें बिताई थीं। ये बहुत अच्छा रहेगा, मोती ने सोचा जब वे प्रवेश द्वार पर घूमे। जैसे ही घोड़ा अस्तबल में पहुंचा, वह अपने आप रुक गया और मोती तुरंत लुढ़क गया, लेकिन वह तुरंत उछल पड़ा, घोड़े को बांधा और कुछ नाश्ता मंगवाया। कुछ ही देर में अफगानी सैनिक आए, जिनकी सांस फूल रही थी और वे गुस्से में थे, और उन्होंने घोड़े पर कब्जा कर लिया। क्या मतलब है तुम्हारा? मोती ने चावल से भरे मुंह से कहा, यह मेरा घोड़ा है, मैंने इसके लिए तुम्हें 50 चांदी के सिक्के दिए हैं, मुझे यकीन है कि यह काफी बड़ा सौदा है। बकवास, ये हमारा घोड़ा है, एक अफगान ने लगाम खोलते हुए जवाब दिया। छोड़ो, मोती ने अपनी लाठी पकड़ते हुए चिल्लाया, अगर तुम मेरे घोड़े को अकेला मत छोड़ो, मैं तुम्हारी खोपड़ी फोड़ दूंगा। तुम चोर हो, मैं तुम्हें जानता हूँ। कल रात तुमने मेरा पैसा लिया, इसलिए आज मैंने तुम्हारा घोड़ा ले लिया, ये काफी उचित है। अब अफगानी थोड़ा असहज दिखने लगे, लेकिन मोती घोड़े को रखने के लिए इतना दृढ़ था कि उन्होंने कानून की शरण लेने का निश्चय कर लिया। इसलिए वे चले गए और राजा के सामने शिकायत दर्ज कराई कि मोती ने उनका एक घोड़ा चुरा लिया है और वो उसे न तो देगा और न ही उसका मूल्य चुकाएगा। थोड़ी देर में एक सिपाही मोती को राजा के पास बुलाने आया। जब वह राजा के पास पहुंचा और उसने राजा को प्रणाम किया, तो राजा ने उससे पूछना शुरू किया कि वह घोड़े को इस तरह क्यों ले जा रहा है। लेकिन मोती ने कहा कि उसने 50 चांदी के सिक्कों के बदले में घोड़ा खरीदा है। घोड़ों के व्यापारियों ने कसम खाई कि उनके पास जो पैसा है वह दूसरे घोड़ों की बिक्री से मिला है।
इस तरह किसी तरह से यह विवाद इतना उलझ गया कि राजा ने, जो सचमुच ये समझता था कि मोती ने घोड़ा चुराया है, अंत में कहा, अच्छा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या करूँगा। मैं अपने सामने इस बक्से में कुछ बंद कर दूंगा। अगर वह अनुमान लगा ले कि वह क्या है, तो घोड़ा उसका है, और अगर नहीं तो तुम्हारा है। मोती ने इस पर सहमति जताई और राजा उठकर अकेले ही दरबार के पीछे वाले छोटे से दरवाजे से बाहर चले गए और कुछ देर बाद वापस आकर उन्होंने अपने लबादे के नीचे कपड़े में लपेटी हुई कोई चीज रखी और उसे छोटे से बक्से में रख दिया, बक्से को बंद कर दिया और उसे ऐसी जगह पर रख दिया जहां सभी देख सकें। राजा ने मोती से कहा, अब अनुमान लगाओ। ऐसा हुआ कि जब राजा ने अपने पीछे दरवाजा खोला तो मोती ने देखा कि बाहर एक बगीचा है। राजा के लौटने की प्रतीक्षा किए बिना वह सोचने लगा कि बगीचे से ऐसा क्या निकाला जा सकता है जो इतना छोटा हो कि उसे डिब्बे में बंद किया जा सके। क्या ये फल या फूल हो सकता है? नहीं, इस बार फूल नहीं, क्योंकि उसने उसे बहुत कसकर पकड़ा है। तब ये फल या पत्थर ही होगा। फिर भी पत्थर नहीं, क्योंकि वह गंदे पत्थर को अपने अच्छे साफ कपड़े में नहीं लपेटेगा। तब ये फल है, और फल बिना किसी गंध के, वरना उसे डर लगता कि मैं उसे सूंघ लूंगा। अब बिना किसी गंध के कौन सा फल अभी मौसम में है? जब मुझे पता चल जाएगा कि मैंने पहेली का अनुमान लगा लिया है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मोती एक देहाती लड़का था और अपने पिता के बगीचे में काम करने का आदी था। वह सभी आम फलों को जानता था, इसलिए उसने सोचा कि उसे सही अनुमान लगाना चाहिए, लेकिन ये बहुत आसान न लगे, इसलिए उसने हैरान भाव से छत की ओर देखा और ज्ञान के भाव से नीचे फर्श की ओर देखा और अपनी उंगलियां माथे पर दबा लीं और फिर राजा की ओर देखते हुए धीरे से कहा, यह अभी तोड़ा गया है। ये गोल है और लाल है। यह अनार है। राजा को फलों के बारे में सिर्फ इतना पता था कि वे खाने में अच्छे होते हैं, और मौसम के हिसाब से वह जब भी चाहे, जो भी फल चाहता था, मांग लेता था और देखता था कि उसे वह मिल भी जाता है। इसलिए उसके लिए मोती का अनुमान एक चमत्कार जैसा था, और न केवल उसकी बुद्धि का बल्कि उसकी मासूमियत का भी स्पष्ट प्रमाण था, क्योंकि उसने डिब्बे में एक अनार डाला था। बेशक जब राजा ने मोती की बुद्धि पर आश्चर्य व्यक्त किया और उसकी प्रशंसा की, तो बाकी सभी ने भी ऐसा ही किया, और जबकि अफगान निराश होकर भाग गए, मोती ने घोड़ा लिया और राजा की सेवा में प्रवेश किया। इसके कुछ समय बाद मोती, जो सराय में ही रहता था, एक बरसाती और तूफानी शाम को वापस आया और पाया कि उसका प्यारा घोड़ा भटक गया है। उसके पास सिर्फ एक टूटी हुई लगाम की रस्सी बची थी और कोई नहीं जानता था कि उसका क्या हुआ। हर उस व्यक्ति से पूछताछ करने के बाद, जो उसे जानने वाला था, मोती ने रस्सी और अपनी बड़ी छड़ी को पकड़ा और उसे ढूंढने निकल पड़ा। वह शहर से बाहर निकलकर पड़ोसी जंगल में कीचड़ में खुरों के निशानों को खोजता हुआ दूर दूर तक घूमता रहा। देर होने लगी, लेकिन फिर भी मोती भटकता रहा और अचानक बढ़ते अंधेरे में उसे एक बाघ दिखाई दिया जो उसके घोड़े को खा रहा था। चोर हो! मोती चिल्लाया और दौड़कर आया, और बस पृष्ठ 145 जैसे ही बाघ ने आश्चर्य में एक हड्डी गिराई। मोती ने उसके सिर पर इतनी अच्छी तरह से डंडा मारा कि वह आधा स्तब्ध रह गया और मुश्किल से सांस ले पा रहा था या देख पा रहा था। फिर मोती ने उस पर तब तक वार और गालियां बरसाना जारी रखा जब तक कि बेचारा बाघ मुश्किल से खड़ा हो पाया, जिसके बाद उसके उत्पीड़क ने टूटी हुई लगाम का सिरा उसके गले में बांध दिया और उसे घसीटते हुए सराय में वापस ले गया। अगर तुम्हारे पास मेरा घोड़ा होता, उसने कहा, कम से कम मैं तुम्हें तो ले ही लेता, यही काफी है। और उसने घोड़े को सिर और एड़ियों से सुरक्षित तरीके से बांध दिया, जैसे वह घोड़े को बांधता था। फिर जब रात बहुत हो गई थी, वो उसके बगल में लेट गया और गहरी नींद में सो गया। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि सराय में रहने वाले लोग उस समय कितना भयभीत हो गए होंगे जब वे उठे और उन्होंने देखा कि एक बाघ बहुत घायल, लेकिन फिर भी बाघ उनके और उनके जानवरों के बीच सुरक्षित रूप से बंधा हुआ है। लोग समूहों में इकट्ठे हुए और बातें करने लगे, चिल्लाने लगे और सराय के मालिक पर दोष लगाने लगे कि उसने इतने खतरनाक जानवर को सराय में आने दिया। और इस दौरान सराय का मालिक भी बाकी लोगों की तरह ही परेशान था, और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो उस जगह के पास जाए जहां बाघ खड़ा था और सभी पर बुरी तरह से आंखें मूंद रहा था, और जहां मोती गरजने की तरह खर्राटे ले रहा था।
आखिर में राजा को खबर मिली कि मोती ने अपने घोड़े के बदले में एक जिंदा बाघ ले लिया है, और राजा खुद नीचे आया, इस कहानी पर आधा अविश्वास करते हुए, ये देखने के लिए कि क्या ये वास्तव में सच है। आखिरकार किसी ने मोती को ये खबर देकर जगाया कि उसका शाही मालिक आ गया है, और वह जम्हाई लेता हुआ उठा और जल्द ही खुशी खुशी अपनी नई संपत्ति के बारे में बताने और दिखाने लगा। हालांकि राजा ने उसकी खुशी में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लिया, बल्कि बाघ को मारने के लिए एक सैनिक को बुलाया, जिससे मोती को छोड़कर सराय के सभी लोगों को राहत मिली। हालांकि अगर राजा को पहले से ही यकीन था कि मोती सबसे बुद्धिमान लोगों में से एक है, तो अब उसे और भी यकीन हो गया कि वो सबसे बहादुर है, और उसने उसका वेतन 100 गुना बढ़ा दिया, ताकि हमारे नायक को लगे कि वह सबसे भाग्यशाली व्यक्ति है। आखिरकार किसी ने मोती को जगा दिया। इस घटना के 1 या 2 सप्ताह बाद राजा ने मोती को बुलवाया। मोती ने अपने स्वामी को निराश पाया। उसने बताया कि पड़ोसी राजा, जिसके पास उससे कहीं अधिक सैनिक थे, ने उसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी, और वह अपनी बुद्धि के बल पर था, क्योंकि उसके पास न तो पैसे थे और न ही उसे बचाने के लिए। उसे खरीदने के लिए उसके पास पर्याप्त सैनिक नहीं थे और न ही उससे लड़ने के लिए पर्याप्त सैनिक थे। उसे क्या करना था? मोती ने कहा, अगर इतनी ही बात है तो तुम परेशान मत हो। अपने आदमियों को भेजो, मैं उनके साथ चलता हूँ, और हम लोग जल्दी ही इस डाकू को पकड़ लेंगे। राजा की आशा भरी बातें सुनकर राजा की चेतना लौट आई और वह मोती को अपने अस्तबल में ले गया, जहाँ उसने मोती को अपनी पसंद का कोई भी घोड़ा चुनने को कहा। अस्तबल में बहुत सारे बढ़िया घोड़े थे, लेकिन राजा को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि मोती ने एक बेचारा छोटा सा चूहानुमा टट्टू चुना, जिसका इस्तेमाल अस्तबल के बाकी लोगों के लिए घास और पानी लाने के लिए किया जाता था। राजा ने पूछा, लेकिन तुमने उस जानवर को क्यों चुना? देखिए महाराज, मोती ने उत्तर दिया, मेरे गिरने की बहुत संभावना है, और यदि मैं आपके बढ़िया बड़े घोड़ों में से किसी एक को चुनता हूँ, तो मुझे इतनी दूर गिरना पड़ेगा कि शायद मेरी टांग या हाथ टूट जाए या गर्दन टूट जाए, लेकिन यदि मैं इस छोटे से जानवर से गिरता हूँ तो मुझे अधिक चोट नहीं लगेगी। मोती जब युद्ध के लिए निकला तो वह एक बहुत ही हास्यास्पद दृश्य था। उसके पास एकमात्र हथियार उसकी लाठी थी, और घोड़े पर संतुलन बनाए रखने के लिए उसने अपने दोनों टखनों पर एक बड़ा पत्थर बांध रखा था, जो उस छोटे घोड़े पर सवार होकर लगभग जमीन को छू रहा था। राजा के बाकी घुड़सवार बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन वे बढ़िया घोड़ों पर कवच पहने हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके पीछे पैदल चलने वाले लोगों का एक बड़ा समूह था, जो हर तरह के हथियारों से लैस था, और सबसे आखिर में राजा अपने सेवकों के साथ था, जो बहुत घबराया हुआ और बेचैन था। इसलिए सेना चल पड़ी। उन्हें ज्यादा दूर नहीं जाना था, लेकिन मोती का छोटा टट्टू, जिस पर एक भारी आदमी और 2 बड़े पत्थर लदे थे, जल्द ही घुड़सवार सेना से पीछे रहने लगा, और पैदल सेना से भी पीछे रह जाता, लेकिन वे लड़ाई में बहुत जल्दी नहीं पहुंचना चाहते थे, और मोती को काफी समय देने के लिए पीछे रह गए। युवक कुछ देर तक धीरे धीरे दौड़ता रहा। आखिरकार टट्टू की धीमी रफ्तार से अधीर होकर उसने उसे पीछे छोड़ दिया। उसने अपनी लाठी से ऐसा जोरदार प्रहार किया कि टट्टू पूरी तरह से अपना आपा खो बैठा और भाग गया। सबसे पहले एक पत्थर ढीला होकर धूल के बादल में सड़क के एक तरफ लुढ़क गया, जबकि मोती भी लगभग लुढ़क गया, लेकिन उसने अपने घोड़े को उसकी फटी हुई याल से बहादुरी से पकड़ लिया और अपनी लाठी को नीचे गिराकर जान बचाने के लिए उसे थामे रहा। फिर सौभाग्य से दूसरा पत्थर उसके दूसरे पैर से टूटकर बगल की एक खड्ड में तेजी से लुढ़क गया। इस बीच आगे की घुड़सवार सेना को एक तरफ हटने का समय ही मिला था कि मोती तेजी से आया और अपने टट्टू को खूनी धमकियां देते हुए चिल्लाया, जब तक मैं तुम्हें पकड़ न लूं तब तक तुम रुको। मैं तुम्हारी खाल खींच लूंगा, मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा, मैं तुम्हारे शरीर की हर हड्डी तोड़ दूंगा। घुड़सवारों ने सोचा कि यह भयानक भाषा दुश्मन के लिए थी, और वे उसके साहस की प्रशंसा से भर गए। उनके कई घोड़े भी इस बवंडर से काफी परेशान थे, जो उनके बीच से सरपट भाग रहा था, और कुछ ही मिनटों में थोड़ी सी छलांग लगाने, पीछे हटने और लात मारने के बाद पूरी सेना मोती के पीछे चल पड़ी। मोती ने बहुत आगे बढ़कर अपना जंगली काम जारी रखा।
कुछ ही देर में वह अरंडी के पौधों से भरे एक बड़े से खेत में पहुंच गया, जो 10-12 फुट ऊंचा, बड़ा और झाड़ीदार था, लेकिन बिल्कुल हरा और मुलायम था। अपने उग्र घोड़े की पीठ से बचने की उम्मीद में मोती ने एक पौधे को पकड़ लिया, लेकिन उसकी जड़ें टूट गईं और वह आगे बढ़ गया। पूरा पौधा उसकी मुट्ठी में एक युवा पेड़ की तरह लग रहा था। शत्रु पक्ष युद्ध की तैयारी में मैदान की ओर बढ़ रहा था। उनका राजा भी उनके साथ आत्मविश्वास और प्रसन्नता से भरा हुआ था। तभी अचानक सामने से एक हताश घुड़सवार उग्र गति से आता हुआ आया। महाराज, वह चिल्लाया, अपने आप को बचाओ, दुश्मन आ रहे हैं। राजा ने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? ओह महाराज, दूत ने हौंफते हुए कहा, तुरंत भाग जाओ, खोने का समय नहीं है। दुश्मन के आगे एक पागल दानव उग्र सरपट दौड़ रहा है। वह एक पेड़ को डंडे की तरह लहराता है और वह क्रोध से पागल हो जाता है, क्योंकि वह चलते हुए चिल्लाता है, जब तक मैं तुम्हें पकड़ न लूं तब तक तुम रुको। मैं तुम्हारी जिंदा खाल उधेड़ दूंगा, मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा, मैं तुम्हारे शरीर की हर हड्डी तोड़ दूंगा। दूसरे लोग पीछे पीछे चलते हैं, और इससे पहले कि विनाश का ये बवंडर तुम पर आए, तुम पीछे हट जाना ही बेहतर समझोगे। तभी दूर धूल के बादल में से राजा ने मोती को तेज गति से आता देखा। वह जिस छोटे जानवर पर सवार था, उसकी तुलना में वास्तव में एक विशालकाय जानवर जैसा दिख रहा था। अपने अरंडी के पौधे को घुमा रहा था, जो दूर से देखने पर एक ओक का पेड़ लग सकता था, और उसकी गालियां और चिल्लाहट की आवाज हवा में आ रही थी। उसके पीछे धूल का बादल घोड़ों की टापों की आवाज के साथ आगे बढ़ रहा था, जबकि जगह जगह स्टील की चमक चमक रही थी। ये दृश्य और आवाज देखकर राजा में भय व्याप्त हो गया, और उसने अपना घोड़ा मोड़ लिया और पूरी गति से भाग गया, ये सोचकर कि चिल्लाते हुए दिग्गजों की एक टुकड़ी उस पर हमला कर रही है, और उसकी पूरी सेना जितनी तेजी से जा सकती थी, उसके पीछे चल पड़ी। एक मोटा अधिकारी अकेला उस पागल दौड़ के साथ पैदल नहीं चल सका, और जब मोती सरपट दौड़ता हुआ आया, तो वह बुरी तरह डरकर जमीन पर गिर पड़ा। यह मोती के उत्साहित घोड़े के लिए बहुत ज्यादा था, जो अचानक इतना डरा कि मोती उसके सिर के ऊपर से एक आकाशीय रॉकेट की तरह उड़ गया और सीधे उसके मोटे दुश्मन के ऊपर जा गिरा। मोती ने तुरंत अपने पैरों पर खड़े होकर अपने पौधे को सिर के चारों ओर घुमाना शुरू किया और चिल्लाया, तुम्हारे आदमी कहाँ हैं? उन्हें ऊपर लाओ और मैं उन्हें मार डालूंगा। मेरी रेजिमेंट, आओ तुम सब लोग। तुम्हारा राजा कहाँ है? उसे मेरे पास लाओ। यहाँ मेरे सभी अच्छे साथी आ रहे हैं और हम सब एक एक पेड़ को जड़ से उखाड़ देंगे और तुम सबको, तुम्हारे घरों और कस्बों और बाकी सबको तहस नहस कर देंगे। आओ। लेकिन बेचारा मोटा अफसर हौंफते हुए घुटनों के बल बैठ गया। आखिरकार जब उसकी सांसें थम गईं तो मोती ने उसे अपने राजा को बुलाने के लिए भेजा और कहा कि अगर वह समझदार है तो उसकी जान बख्श दी जाए। बेचारा चला गया और जब तक मोती की तरफ से सैनिक आए और उन्होंने व्यवस्था कर ली थी, तब तक वह अपने राजा को बुलाकर ले आया था। खुद को यथासंभव शक्तिशाली दिखाने के लिए वह अपने राजा के साथ वापस लौटा। राजा बहुत विनम्र और क्षमा प्रार्थी था और उसने वादा किया कि वो फिर कभी युद्ध नहीं करेगा, बड़ी रकम देगा और अपने विजेता की इच्छानुसार सब कुछ करेगा। इस प्रकार दोनों पक्षों की सेनाएं आनंदित होकर अपने घर लौट गईं, और यह वास्तव में अनाड़ी मोती के भाग्य का निर्माण था, जो दीर्घायु हुआ और हमेशा सभी के लिए ज्ञान, वीरता और विवेक का स्रोत माना जाता रहा, सिवाय उसके रिश्तेदारों के, जो कभी यह नहीं समझ पाए कि उसने ऐसा क्या किया था कि उसे किसी और से अधिक बुद्धिमान समझा जाता था।